हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद दोबारा यूट्यूब पे मेरा फिर से आना शुरू हुआ, क्योंकि अब बारी है 72 बीपीएससी एग्ज़ाम की लास्ट टाइम रिवीजन। अर्थात अब 1 महीने के आसपास का समय बचा है, 1 से 1.5 महीने का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो रणनीति अभी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, एक ही रणनीति है, लास्ट टाइम रिवीजन। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम रिवीजन आपको जितना से जितना कर सकेंगे और प्लस मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, यही आपका जो है ये 2 हथियार बनेंगे लास्ट टाइम में, कि 1-1.5 महीना आप जो है इस दोनों चीज़ों को फॉलो बड़े अच्छे तरीके से करें तो फिर आपका अच्छा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी क्रम में जो है हम प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन करेंट अफेयर्स का हम रिवीजन करना शुरू करेंगे। नेट नोट्स के माध्यम से ही शुरू करेंगे। और फिर मैं अभी आपको फिलहाल क्या करवा सकता हूँ, 2 चीज़ें मैं आप लोगों को करवा पाऊँगा। एक तो मैं करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण करवा दूंगा और एक मैं करवा दूंगा एनसीईआरटी के साइंस। ठीक है, एनसीईआरटी का मैं साइंस में करवा दूंगा। तो ये 9th एंड 10th मैं दोनों करवा दूंगा, 9th एंड 10th मैं आपको दोनों करवा दूंगा। तो अभी इन्हीं चीज़ों के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। और आज का जो क्लास शुरू होगा वो होगा जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण 2025। ठीक है, जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण 2025। और हम क्या करेंगे कि हर एक वीडियो में जो है एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे कि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको जुलाई 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम मिलेगा। फिर अगले वीडियो में अगस्त 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम मिलेगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। इस तरीके से टोटल आपको 11 से 12 महीने का जो है करेंट अफेयर्स यानी सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम मिलेगा। जब राष्ट्रीय घटना खत्म कर देंगे तो फिर हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर जाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद फिर इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन होता है वो जाएंगे, फिर बाकी बचे खुचे जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये आधा घंटा से लगभग 45 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग एक बार इसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। और बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम रिवीजन में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, तो बिना समय नष्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जुलाई 2025 प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए, आप जैसा देखेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका देखिए, सबसे पहला टॉपिक है पहलगाम में आतंकी हमले के प्रति उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, यानी जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके उपलक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। यहाँ से ये पहला टॉपिक आपका मिलता है। हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और उसके पश्चात जो है भारत क्या क्या कदम उठाए थे तो वो समझिए। तो ये भारत जो है 2 तरीके से कदम उठाए थे। एक कदम उठाया था उन्होंने कूटनीतिक कदम और दूसरा कदम उठाया था सैन्य कार्रवाई के रूप में। तो कूटनीतिक कदम में कौन कौन से हैं तो समझिए। कूटनीतिक कदम में उन्होंने क्या क्या उठाया था कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, अटारी वाघा सीमा चौकी जो है यानी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़ा भी रद्द कर दिए और दूत आवास में जो है राजनयिकों की संख्या में भारी कटौती कर दी गई। ठीक है, ये 4 तरीके के कूटनीतिक कदम। सबसे पहला सिंधु जल संधि को स्थगित किया, अटारी वाघा सीमा जो बॉर्डर है उसको ही बंद कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द कर दिए और दूत आवास में राजनयिकों की संख्या कम की गई। और सैन्य कार्रवाई के रूप में अगर देखेंगे जो कि ऑपरेशन सिंदूर इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है 6 से 7 मई 2025 की मध्य रात्रि को भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया और पाकिस्तान सीमा के अंदर 4 ठिकाने थे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के अंदर जो है 5 ठिकाने थे। ये चारों 5 ठिकानों का नाम मुझे नहीं लगता उतना ज़रूरी है, ऐसे बुक में दिया हुआ है मैगजीन में, तो ये ध्यान रखिए। तो ये इसमें और जानकारियाँ क्या है, ऑपरेशन की जानकारी जो है यानी इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है ये आपका बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए कि योजना प्रशिक्षण व क्रियान्वयन। ठीक है, योजना प्रशिक्षण व क्रियान्वयन शीर्षक से जो है इसकी जानकारी एक वीडियो में जारी करके दिया गया सेना के द्वारा। प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड, इस योजना की जानकारी जो है यानी इस ऑपरेशन की जानकारी इसी के माध्यम से दिया गया। प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत होती है और 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से जमीनी, हवा व समुद्री सभी रास्तों से सभी तरह के हमले
हमले वो सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनती है, यानी सीज फायर होता है और फिर जो है युद्ध जाकर के विराम होता है। तो यहाँ पे और उसके बाद भारत एक चीज और करते हैं, वो क्या करते हैं तो यहाँ देखिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, यानी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के लिए जो है 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन करते हैं और जिसमें कुल 58 संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है और इसको 4 सत्ता पक्ष के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और 3 विपक्ष पक्ष के नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में देखेंगे तो एक जो इम्पोर्टेंट हमें नजर आता है वो आता है एक सिंधु जल संधि समझौता। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु जल संधि समझौता क्या था, इसके क्या परिणाम थे, किस तरीके से था। देखिए सिंधु जल संधि समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में, सबसे पहला चीज विश्व बैंक की मध्यस्थता में, यानी इसकी उपस्थिति में, मध्यस्थता में, इसकी हेल्प से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इस दोनों के बीच में जो है कराची में हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, सिंधु जल संधि समझौता, और इसके 6 प्रमुख नदियों के जल का विभाजन किया गया। इसके 6 प्रमुख नदी हैं तो उनके जल का विभाजन किया गया, जैसे कि इसको 2 तरीके से किया गया। ठीक है, एक पूर्वी नदियां में है रावी, ब्यास और सतलज, इन पर जो है पूर्ण अधिकार भारत को दिया गया, यानी रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर अधिकार किसको दिया गया, भारत को दिया गया। और वहीं पश्चिमी नदियों पर अधिकार यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका जो अधिकार दिया गया, पूर्ण अधिकार, वो पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, टोटल सिंधु के 6 नदियां, तो इस 6 नदियों में से जो है 3 यानी पूर्वी नदियों पर जो है भारत के अधिकार। अगर इसको ऐसे भी याद रखेंगे तो पूर्व में आपका हमारा क्या है, भारत है, और पश्चिम में हमारा क्या है, पाकिस्तान है। तो इसको ऐसे भी याद रख लीजिए, पूर्वी नदियों पर अधिकार किसका है, भारत का, और पश्चिमी नदियों पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का। पूर्वी नदियां कौन कौन से, तो रावी, ब्यास और सतलज, और पश्चिमी नदियां में सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, अब एक चीजें और नोट करनी है जो कथन कारक में करके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कुल उपलब्ध जल का 80% हिस्सा जो है पाकिस्तान को यूज करने के लिए दिया गया अधिकार, और केवल 20% जल जो है भारत के उपयोग के लिए, ऐसा समझौता हुआ था। सिंधु नदी समझौता, समझे, सिंधु नदी समझौता 1960 को ये हुआ था। तो यहाँ से जो है पूरा टॉपिक आपका खत्म होता है, अच्छे तरीके से मैंने कर दिया। इसको आप जो है 3-4 चीजें जो है इसमें है नोट करने वाली चीजें हैं। वो पहला चीज आपका ये है कि ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर लिखना शायद भूल गया है, वो ये है कि ये जो है तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन है। ठीक है, तीनों सेनाओं का, ठीक है, तीनों सेनाओं का क्या है, तो संयुक्त ऑपरेशन है। ठीक है, संयुक्त ऑपरेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन है ये ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में नौतंकी ठिकानों को उड़ाया गया। और एक ये वाला जरूरी था कि ऑपरेशन की जानकारी जो है योजना, प्रशिक्षण व क्रियान्वयन, ठीक है, इस शीर्षक से जारी एक वीडियो में बताया गया। बाकी बात सिंधु जल संधि समझौता था एक, बस इतना हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका PSLV C61। PSLV C61 के जरिए EOS 09 प्रक्षेपण, इसरो का 101वां मिशन विफल। ठीक है, देखिए क्या था, तो EOS 09, ठीक है, EOS 09, तो EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थात पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो इसका जो 09 है, यानी EOS 09 को जो PSLV C61 के द्वारा, पर जो प्रक्षेपण यान था वो कौन सा यान था, PSLV C61 के द्वारा 18 मई 2025 को, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसको प्रक्षेपित किया जाता है। और इसको प्रक्षेपित करने के बाद किस कक्षा में इसको प्रक्षेपित करना था, यानी स्थित करना था, तो SSPO मीन्स सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, अर्थात सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में इसको स्थापित करना था। किसको, तो EOS 09 को। EOS 0 का मतलब क्या, EOS का मतलब क्या होता है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61, ठीक है, कहाँ स्थापित करना था, SSPO अर्थात सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में। ठीक है, और ये जो EOS 09 जो है ये EOS 04 का रिपीट संस्करण है। ठीक है, और EOS 04 जो है 2022 में, फरवरी 2022 में प्रक्षेपित किया गया था। इसी का अपग्रेड संस्करण है, वर्जन है EOS 09 जो 2025 में प्रक्षेपित किया गया।
देखिए EOS 09 की अगर हम बात करें तो ये इसरो का 101वां मिशन था और PSLV सीरीज का जो है ये 63 मिशन था। ठीक है, और तीसरे चरण में तकनीकी खराब आने के कारण, तीसरे चरण में इसमें तकनीकी खराब आई और इस कारण से जो है EOS 09 विफल हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप देखें तो EOS 09 के उद्देश्य क्या थे, ये आपका एग्जाम में ऑप्शन जो बनता है एक से अधिक ऑप्शन वाला, कथन वाला, वो यहाँ पे आपके काम में आएंगे। तो EOS 09 इसका उद्देश्य था रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध करना, विशेष रूप से इसको जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ व संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था EOS 09 को। इससे पहले भी इसरो के कुछ विफल हुए हैं मिशन। तो एक 1917 में हुआ था PSLV D1, ठीक है, और एक 2017 में हुआ था PSLV C39। तो PSLV सीरीज के भी दो इसके जो है इतिहास में और भी विफल हुए हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ऐसे रिमाइंड कर लीजिए। देखिए 101वां मिशन तो EOS 09 था। EOS 09 आपका 101वां मिशन है, ये हमने अभी कर लिया। इससे पहले वाला मिशन का क्या नाम है, तो इसरो का जो 100वां मिशन था, समझे, NVS 02, NVS 02 यह भी जो है विफल हुआ, नाभिक सीरीज का था ये NVS 02। इसको प्रक्षेपित करने के लिए जो है GSLV F-15 प्रक्षेपण यान का जो है यूज किया गया था। और इसको स्थापित कहाँ करना था, तो इसको स्थापित करना था GSO में, अर्थात भू स्थैतिक कक्षा में करना था, अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करना था। परंतु ये क्या हुआ, GTO तक ही पहुंच पाया, अर्थात जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, अर्थात भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा तक पहुंचा, और थरस्ट के काम ना करने के कारण जो है यह भी विफल हो गया। 100वां मिशन भी फेल, 101वां मिशन भी फेल हुआ, समझे। तो इस तरीके से आपका इसरो का ये एक टॉपिक था, तो ये भी खत्म हो गया। पहला चीज याद रखना है EOS 09, ठीक है, किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C61। कौन सा मिशन था, तो इसरो का 101वां मिशन था। कहाँ स्थापित करना था, तो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। EOS 09 क्या है, तो EOS 04 का रिपीट संस्करण है, जो इसको 2022 में प्रक्षेपित किया गया था। EOS 09 का उद्देश्य क्या है, तो रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराना, और विशेष रूप से इसको जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ व संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 100वां मिशन, तो इसरो का 100वां मिशन क्या था, तो NVS 02, जिसको फेंकने के लिए अर्थात प्रक्षेपित करने के लिए कौन सा यान प्रयोग किया गया था, तो GSLV F-15 का प्रयोग किया गया। इसको पहुंचाना था GSO में, अर्थात भू स्थैतिक कक्षा में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, परंतु थ्रस्ट के काम ना करने के कारण विफल हो गया, और इसको GTO तक ही पहुंचाया जा सका, अर्थात जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ही इसको जो है पहुंचाया जा सका। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा। काफ़ी ये फास्ट रिवीजन मोड का एक अच्छा तरीका है, जल्दी हम महीने बाद खत्म कर पाएंगे। एक और टॉपिक है अगला टॉपिक है आपका खेलो इंडिया गेम्स 2025। देखिए, तो खेलो इंडिया गेम 2025 जो है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा तो समझ में बड़ा अच्छा आएगा। देखिए 2025 खेलो इंडिया गेम्स का जो शुभंकर है वो गज सिम्हा था, और ये कुछ 3-4 स्तर पर इसका जो खेला होता है। सबसे पहला होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है, मई 2025 में ये बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में 5 शहर में हुआ था। बिहार के 5 शहरों में हुआ था। कौन कौन सा, तो ये हुआ था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है मई 2025 में बिहार के 5 शहर में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। फिर उसके बाद जो इसके कुछ खेल ऐसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ये 3 खेल जो है न्यू दिल्ली में इसका आयोजित कराना पड़ा। बिहार में शायद इसकी सुविधाएं नहीं होगी, इसलिए इसको न्यू दिल्ली में भी कराना पड़ा था। ओवरऑल विनर की अगर हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो इसे महाराष्ट्र 1 नंबर पे रहा था कुल 158 पदक के साथ, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 15वां स्थान प्राप्त किया था, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ टोटल 36 पदक जो इन्होंने जीता था। ठीक है, दूसरा खेल देखिए, दूसरा खेल क्या है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये दिसंबर 2025 में हुआ। ठीक है, और ये राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित हुआ। राजस्थान के 7 शहरों में कौन कौन सा, तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ठीक है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, जोधपुर और उसके बाद बीकानेर, कोटा और भरतपुर।
ठीक है। अगला देखिए तीसरा नंबर क्या है, खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये भी 2025 में मई में ही हुआ और ये दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव में हुआ था, दमन और दीव में हुआ था। ठीक है। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो यह जो है जम्मू कश्मीर और गुलमर्गा में हुआ था, समझे। तो ये खेलो इंडिया, तो देखिए खेलो इंडिया जो गेम होते हैं वो खेलो इंडिया पहल के तहत कराया जाता है और खेलो इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। खेलो इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। जो खेलो इंडिया पहले इसको स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, यानी पहला जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया गेम्स का, ठीक है, उसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और पहला जो हुआ था ये आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 2018 में। और 2019 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, खेलो इंडिया पहल की शुरुआत 2018 में, पहला जो आयोजन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, यानी 2018 में ही। और इसका जो उस समय नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। बाद में इसका 2019 से यानी जो गेम हुआ और उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम कर दिया, यानी स्कूल गेम्स को क्या कर दिया, यूथ गेम्स कर दिया। और जो पहला स्थान रहा था, जो पहला आयोजन वाला हुआ था, उसमें हरियाणा टॉप पे रहा था 2018 वाला में। तो खैर इतना ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला बाकी जरूरी है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ, बीच गेम्स कहाँ हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ, यूथ गेम्स कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ आयोजित हुआ, ये ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 5वीं सदी की पारंपरिक शैली में निर्मित आईएनएसवी कौंडिन्य। आईएनएसवी कौंडिन्य भारतीय नौसेना में शामिल, भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक है, आईएनएसवी कौंडिन्य भारतीय नौसेना में शामिल। देखिए जो आईएनएसवी कौंडिन्य है ना, आईएनएसवी कौंडिन्य ये 5वीं सदी की पारंपरिक शैली में अर्थात जो प्राचीन काल में नाव बनाए जाते थे उस शैली में, यानी उस आधार पर जो है इसको निर्मित किया गया आईएनएसवी कौंडिन्य को। और इसको जो है कर्नाटक के करवार नौसेना केंद्र पर इसको शामिल किया गया। कहाँ, किस बेस पर शामिल किया गया इसको, करवार नौसेना बेस केंद्र पर, जो कि कर्नाटक में है। इसकी विशेषता क्या है आईएनएसवी कौंडिन्य की, देखिए आईएनएसवी कौंडिन्य की विशेषता है कि सबसे पहला नंबर इसको केरल के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया, केरल के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया। इसको बनाने में जो इस्तेमाल किया गया वो क्या क्या है, तो कॉयर अर्थात नारियल की रस्सी और नारियल फाइबर और प्राकृतिक राल की सहायता से जो है ये लकड़ी के तख्तों को सील करके बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लकड़ी के तख्तों को सील करके इस नाव का, यानी इस आईएनएसवी कौंडिन्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पोत का। और आईएनएसवी कौंडिन्य जो है ये अजंता की गुफाओं की पेंटिंग, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग में दर्शाया गया जहाज है उसी पर आधारित है। और इसके पालों पर यानी सेल्स पर जो है गंड भैरुंड वो सूर्य की आकृतियां दिखाई जाती है और इसके धनुष पर नक्काशीदार सिंह याली तथा प्रतीकात्मक हड़प्पा शैली का पत्थर लंगर, ठीक है, हड़प्पा शैली का पत्थर लंगर इसके डेक को सुशोभित करता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, जब इसकी विशेषता को आप पढ़ते हैं कि इसको जो है केरल के द्वारा बनाया जाता है, फिर उसमें प्रयोग किया जाता है क्या क्या, तो कॉयर रस्सी, नारियल फाइबर, प्राकृतिक राल की सहायता से इसको सील करके बनाया जाता है। अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है उस पर जहाज जो वर्णित है उस पर आधारित है। सेल पर गंड भैरुंड और सूर्य की आकृतियां दिखाई जाती है। नक्काशीदार सिंह याली का चित्र बनाया गया है। तो इस तरीके से आपका क्या नजर आएगा कि इस प्रकार आईएनएसवी कौंडिन्य जो है उसका प्रत्येक तत्व प्राचीन भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं को दर्शाता है कि प्राचीन भारत में जो है समुद्री परंपरा किस तरीके से समृद्ध था उसको दर्शाने का ये कोशिश किया गया। अगर बात करते हैं कौंडिन्य, तो कौंडिन्य यहाँ पर कौन थे, देखिए कौंडिन्य जो थे एक महान भारतीय नाविक थे, समझे, प्राचीन काल में, जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, और इसी के नाम पर जो है इस पोत का नाम आईएनएसवी कौंडिन्य रखा। आईएनएसवी कौंडिन्य परियोजना की अगर हम शुरुआत की अगर बात करें तो 2023 में इसका शुरुआत हुआ था 3 लोगों के समझौते के तहत। तो कौन कौन थे शामिल, एक संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना एवं मेसर्स होडी इनोवेशन। ठीक है, ये 3 लोगों के त्रिपक्षीय समझौते के तहत 2023 में इस नाव को बनाने के लिए परियोजना शुरुआत हुई, समझे, और इसको फाइनली 2025 में बना करके नौसेना में करवार नौसेना केंद्र पर शामिल कर लिया गया। जब इसको कमीशनिंग परियोजना मतलब एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता किया गया था संस्कृति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका न्यायिक सेवा परीक्षा। ठीक है, न्यायिक सेवा परीक्षा
के लिए कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य। यानी अब अगर आप न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं और उसमें परीक्षा देना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 वर्ष का वकालत अर्थात एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखिए यह फैसला क्यों लिया गया, किसने लिया, क्या कारण था, समझते हैं। देखिए यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, समझिएगा मुख्य न्यायाधीश कौन, B.R. गवई, और इसके साथ में एक है A.G. मसीह की बेंच ने अर्थात की पीठ ने जो है अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर जो है फैसला सुनाया, समझे। यानी अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ जो है एक याचिका डालते हैं और उस पर फैसला सुनाते हैं कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और उसके साथ में एक और जज होते हैं जस्टिस A.G. मसीह। और वो जो है निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निष्कर्ष वो ये निकालते हैं कि अब एडवोकेट के रूप में 3 साल का कार्य अनुभव चाहिए। और CJI क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात B.R. गवई क्या कहा, तो देखिए नए विधिक स्नातकों, ठीक है, नए विधि स्नातकों की जज के रूप में नियुक्ति से पेशेवर कठिनाइयां पैदा हुई है तथा न्यायिक दक्षता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक अनुभव अति आवश्यक है। अर्थात जो नए विधि स्नातक जज की जो नियुक्ति होती है बिना एक्सपीरियंस के आ जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए जो होते हैं न्यायिक दक्षता में भी कमी हो जा रही है, ठीक है। तो उसलिए उन्होंने एक चीज और भी बताया कि अगर आप लो क्लर्क के रूप में भी 3 साल का यानी LAW कानून क्लर्क के रूप में भी अगर आपने 3 साल की प्रैक्टिस की है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था आपका फैसला। तो सीधा सीधी बात है, न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए कम से कम कितने साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 3 साल का कार्य अनुभव चाहिए। चलिए अगला टॉपिक है आपका 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट LOI जारी। देखिए क्या है ये, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर देश में स्थापित करने के लिए, यानी विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर जो है देश में स्थापित करने के लिए की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर अर्थात कैंपस स्थापित किए जाएं। और इसी नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है अभी वर्तमान में, ठीक है, कुछ विदेशी कैंपस पहले से ही चालू हो गए हैं। तो देखिए पहले तो ये समझते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए जो आशय पत्र होते हैं अर्थात लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है LOI किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो जारी किया जाता है UGC के द्वारा अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC का फुल फॉर्म क्या है, UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। और अभी पहले से ही यानी अभी 2025 यानी 2020 में तो नीति आया, उसके बाद से जो है 3 यूनिवर्सिटी पहले से ही चालू हो चुकी है। कौन कौन से, तो ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी और एक है डिंकिन यूनिवर्सिटी, और ये गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में चल रहा है। और एक है ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी और ये गुरुग्राम में हरियाणा में चालू है, ठीक है। ये 3 पहले से थे, लेकिन अभी जो न्यूज़ जो ये मैंने आपको बताया कि 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के कैंपस में स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी, यानी 5 नए विश्वविद्यालयों का। देखिए अब ये विदेशी विश्वविद्यालय 5 कौन कौन से हैं तो ये समझिए। तो सबसे पहला एक है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी है और भारत में अमेरिका की कोई भी विश्वविद्यालय आने वाली है पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी होगी। और ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहेगा, तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है फेमस रहेगी। दूसरा देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये यूके की अर्थात लंदन की ये यूनिवर्सिटी है और ये भारत में स्थापित होगी। तो लॉ, बिजनेस और हेल्थ साइंस के लिए ये प्रसिद्ध है। तीसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है और ये बिजनेस, IT और हॉस्पिटलिटी के लिए प्रसिद्ध रहेगा। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, ये टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के लिए ज़्यादा फेमस है। फिर आता है एक इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन, ये इटली की यूनिवर्सिटी है और ये भारत में स्थापित होने जा रही है और फैशन, विजुअल आर्ट्स और कम्युनिकेशन के लिए ये फेमस है। तो ये था आपका 5 नए विदेशी विश्वविद्यालयों का स्थापना भारत के परिसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। देखिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, इसकी शुरुआत जो है 2021 में की गई थी। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो चयनित रेलवे स्टेशन, जिस भी रेलवे स्टेशन का चयन किया जाएगा उसके भवनों को अपग्रेड करना अर्थात उन्नत करना, यात्रियों की मदद के लिए बेहतर संकेत व सूचना प्रणाली स्थापित करना, लिफ्ट, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई आदि उपलब्ध कराना, ये इसकी योजना में शामिल है। और इस योजना के तहत जो है अधिकांश पुनर्विकसित स्टेशन भवनों का डिजाइन और जो भी स्टेशन भवन का जो उन्नत हो रहा है यानी अपग्रेड हो रहा है, उसके जो डिजाइन किया जा रहा है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित हो रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, वो एग्जाम्पल क्या है देखिए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जो थीम है वो है मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। द्वारिका स्टेशन का जो थीम है वो द्वारिकाधीश मंदिर के थीम पे है। गुरुग्राम का जो रेलवे स्टेशन है वो IT थीम पर आधारित है। बालेश्वर का स्टेशन जो कि उड़ीसा में पड़ता है ये जगन्नाथ मंदिर पर आधारित है। तो इस तरीके से ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है इसका एक विशेषता अलग से रखा गया कि अब जो भी नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएं उसके जो डिजाइन है वो उसके लोकल कल्चर अर्थात स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित हो। ठीक है। और उसके बाद देखिए तो अब जो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ यहाँ पर ये है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से, ये याद रखिएगा, राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं कि 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं, जिनमें से बिहार के 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। एक है पीरपैंती रेलवे स्टेशन और दूसरा है थावे रेलवे स्टेशन। ठीक है, पीरपैंती रेलवे स्टेशन, थावे रेलवे स्टेशन, ये बिहार के 2 रेलवे स्टेशन थे जो 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हिस्सा हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से इनको जो है उद्घाटित किया। और एक झारखंड का भी देख लीजिए, झारखंड के भी 3 स्टेशन हैं, गोविंदपुर रोड, ठीक है, राजमहल और एक शंकरपुर। बाकी अन्य भी स्टेट के दिए हुए थे लेकिन मैंने उसको ज़्यादा जरूरी नहीं समझा, बस इतना मैंने जरूरी समझा इसलिए मैंने आपको ही बता दिया। अगला आते हैं, कुछ राज्य समाचार भी इसमें था और राज्य समाचार से भी कुछ जरूरी मुझे लगा जो जानना जरूरी है, तो चलिए देखते क्या है। एक है आपका मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव। देखिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या कहा गया, तो ये देखिए कि लघु एवं सीमांत किसानों, ठीक है, लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और एवं सशक्तिकरण किया जाए। और इस योजना में जो है नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यानी जो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा जो लाया जाएगा उसमें क्या बेनिफिट है, तो लघु एवं जो सीमांत किसान हैं उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करानी है, उसकी आय में वृद्धि किया जाए, उसका सशक्तिकरण किया जाए। और इस योजना में जो है किसको शामिल किया जा रहा है, नाबार्ड और सहकारी बैंक। तो यहाँ पर देखिए एक नाबार्ड जो है मुझे लगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है नाबार्ड के बारे में। तो देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए इसका काम क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या, नाबार्ड का काम क्या क्या होता है, तो एक रीफाइनेंस करना अर्थात पुनर्वित्त प्रदान करना, अर्थात जो कृषि कर रहे हैं, कृषि, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य के सहकारी बैंक अर्थात कॉर्पोरेट बैंक और क्षेत्रीय बैंकों को यानी RRBs जो होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक ऐसे कुछ करके होते हैं, रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय बैंकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी पहला काम क्या है, ऋण देना यानी कर्ज प्रदान करना। दूसरा काम क्या है, ग्रामीण अवसंरचना विकास, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषण प्रदान करना, यानी उसको भी पैसा देते हैं उस टाइम पे भी। पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन भी करना। तो भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं, उसकी निगरानी और नियमन भी करते हैं कौन, तो नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र। एक चौथा काम है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर
पर सूक्ष्म वित्त अर्थात माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ये इसका कार्य है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, दूसरा यहाँ पर काम क्या है, दूसरा टॉपिक यहाँ पर था कि उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और वो बनेगा गोरखपुर में। कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में 3 पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन चुके हैं या एक कार्य के अधीन है। वो कौन कौन से हैं? एक कानपुर में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एक लखनऊ में और एक है वाराणसी में। ठीक है, अब जो चौथा जो बनने जा रहा है वो कहाँ बनने जा रहा है? गोरखपुर में। तो जो गोरखपुर में जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा इसके लिए अनुमानित लागत कितना है? 236 करोड़। क्षमता इसके हैं 30,000 लोगों का। 2 मंजिला बनेगा, 11 पिच बनेगी जिसमें से 7 मुख्य और 4 इसमें प्रैक्टिस के लिए बनाए जाएंगे। एक और सब टॉपिक है वो है भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला सफल रात्रिकालीन युद्ध अभ्यास। ठीक है, जो पहला सफल रात्रिकालीन युद्ध अभ्यास, यानी रात में अब एयरफोर्स युद्ध करने में भी सक्षम हो गई है और उसी के लिए जो है युद्ध अभ्यास किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर। और इसमें क्या विशेषता है इसके? तो इसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 और M32 जैसे जेट विमान यहाँ पर क्या किए हैं? इस युद्ध अभ्यास में भाग लिए। ठीक है, अगला आइए 2 चीज़ और हैं। एक है परिवर्तित शहरों के नाम। तो ये जुलाई था, जुलाई 2025 के करंट अफेयर में 2 शहरों के नाम, यानी एक दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर, ठीक है, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर जो है स्थित है एक स्टेशन, वो है डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन। डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन ये कोटा के निकट स्थित है और इसका नाम बदल करके अब न्यू कोटा कर दिया गया है। डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? डकनिया तालाब का नाम चेंज करके न्यू कोटा रेलवे स्टेशन किया गया है। और उसी तरह से बिहार में एक शहर है गया। ठीक है, गया जिला भी है, आपको याद होगा। तो बिहार में गया शहर का नाम अब किस नाम से जाना जा रहा है? गया जी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, गया जी। तो ये होता है जुलाई 2025। ठीक है, जुलाई 2025 का नेशनल, ठीक है, नेशनल यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, नेशनल इवेंट आपका ये खत्म हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगस्त का करेंगे, फिर सितंबर का करेंगे। राष्ट्रीय घटना खत्म करने के बाद जो है हम फिर इंटरनेशनल पे जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स वाला पे सेक्शन पे जाएंगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, फिर स्पोर्ट्स में भी जाएंगे। ठीक है, जो भी है इसका अलग अलग पार्ट करके हम आपको 30 से 40 मिनट का एक वीडियो में आपको बता करके खत्म करवा देंगे। लास्ट टाइम रिवीजन याद रखना है, लास्ट टाइम रिवीजन आप अपना समय यहाँ पर जरूर दें, आपको जरूर बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और एक पॉजिटिव प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाइएगा ताकि मोटिवेट रहें और हम ऐसे ही क्लास को बढ़ाते चलें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।